Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Deepti Bhardwaj from Samastipur, Bihar. ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशंस से रिलेटेड है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से. फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द कार्डियोइड r is equal to a 1 minus cos theta where a is the पैरामीटर. तो हमें इस कार्डियोइड का फाइंड करना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. लेकिन इससे पहले हम तो ट्रेजेक्टरीज़ के बारे में बताएंगे और उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है इसकी डेफिनेशन दोनों की देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रेजेक्टरी की डेफिनेशन देख लेते हैं. ट्रेजेक्टरी, तो ट्रेजेक्टरी की डेफिनेशन है a curve which cuts every member of a given family of curve according to some given law. Then the curve is called the trajectory of the given family. तो फैमिली का मीन यहाँ पर जैसे कि हमें एक कार्डियोइड दे रखा है और इस माइनस वाला कार्डियोइड है ये इस तरीके से बनता है ए की कुछ वैल्यू के लिए, और ए जो कि पैरामीटर है पहले बता दिया. तो उसके ए की वैल्यू जब चेंज होगी तो एक दूसरा हमें कार्डियोइड मिल जाएगा. इस तरीके से ए की और वैल्यू चेंज होगी, वही तीसरा कार्डियोइड मिल जाएगा. अब इसकी डेफिनेशन को, ट्रेजेक्टरी की डेफिनेशन को इसी से समझ लेते हैं. अब हमें ये पता हो चुका था कि एक कर्व ट्रेजेक्टरी कहलाएगा इस फैमिली ऑफ कर्व का. ये फैमिली ऑफ कर्व है, ये इसका इक्वेशन ऊपर दे रखा था, उसको हमने रफली यहाँ पर बनाया है, यानी एक कार्डियोइड बनाया था और ए की वैल्यू चूँकि पैरामीटर थी डिफरेंट ए की वैल्यू दे रही है. इस तरीके से इनफाइनाइट ये बन जाएंगे ए की इनफाइनाइट वैल्यू लेने पर. और ये सारे मेंबर्स अलग अलग ये कर्व हैं, मेंबर्स कहलाएंगे. तो उन मेंबर्स को कह रहे हैं कट करने वाला, और वो भी किसी लॉ के अकॉर्डिंग कट करने वाला जो कर्व होगा उस कर्व को ट्रेजेक्टरी बोलेंगे. कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व अकॉर्डिंग टू सम गिवन लॉ, देन द कर्व इज कॉल्ड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द गिवन. यानी जैसे कि हम यहाँ पर एक कर्व ले लेते हैं जो इस सभी मेंबर को कट करता है, माना कुछ एंगल पर. वो एंगल जो है दोनों कर्व के बीच का जो एंगल है माना कि अल्फ़ा है, तो इस वाले कर्व को भी अल्फ़ा कट करेगा. यानी जितने भी यहाँ पर मेंबर ऑफ फैमिली मेंबर होंगे हर एक को ये एक वाला कर्व एक ही एंगल पर कट करेगा. यानी कोई भी लॉ हो सकता है जैसे भी हो वो, तो इस कर्व को ट्रेजेक्टरी बोलेंगे इसकी. अब यहाँ पर हम दूसरी डेफिनेशन पर आ जाते हैं, यानी इसके बाद जो हमारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड है कम्प्लीटली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, जिसका कि क्वेश्चन भी पूछा गया है. तो हम इस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डेफिनेशन समझ लेंगे. ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, फिर इसको समझेंगे हम लोग डिटेल में. इफ़ द कर्व इंटरसेक्ट, यानी ये कट करता है कर्व, इंटरसेक्ट्स every member of the family, यानी ये कर्व है हर एक मेंबर ऑफ फैमिली को कट करता है. फैमिली
ऑफ कर्व्स, यानी कर्व्स के हर एक ऑफ कर्व ऑफ यानी इफ़ द कर्व इंटरसेक्ट एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, यानी कर्व्स की जो फैमिली है उसके हर एक मेंबर को, हर एक यानी कर्व को कट करता है ये कर्व एट राइट एंगल, यानी 90 डिग्री पे कट करता है, यानी किसी भी एंगल पर कट करता है वो तो ट्रेजेक्ट्री, और वो एंगल अगर 90 डिग्री है तब फिर हम इसको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। then the curve is known as orthogonal trajectory of the family की ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कहलाएगी। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा हमारा जो कार्डियाइड था जो कि निगेटिव है तो इस तरीके से बनेगा, ये थीटा इक्वल टू 0 इनिशियल लाइन होगी, ये पोल होगा। तो ये सिर्फ एक नहीं बल्कि एक ही डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट होंगे, डिफरेंट कोऑर्डिनेट होंगे। तो उन सारे कोऑर्डिनेट को कोई कर्व इस तरीके से कट करे कि जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करे, तो उन टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बने, मीन्स दोनों कर्व 90 डिग्री पर कट करें। दोनों का मतलब मेरा इन दोनों से था, यानी जो ये ट्रेजेक्ट्री और ये कोई एक मेंबर, ऐसे ही हर एक मेंबर के लिए बात हो 90 डिग्री पे कट करे। तो जितनी फैमिली ऑफ कर्व के मेंबर सारे मेंबर अगर किसी कर्व के साथ 90 डिग्री पर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस कर्व को बोलेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो हमें अपने इस कर्व जिसका इक्वेशन हम अगले पेज पे लिखने जा रहे हैं, तो इस कर्व का यानी r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इस प्रोसीजर ये होता है कि अगर हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन फाइंड करना चाहें तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए जो आर्बिट्री होते हैं, जो पैरामीटर होते हैं, वहाँ वो उसके इक्वेशन से हमें हटाना होते हैं। तो इस पैरामीटर को यहाँ से हटा देंगे। तो पैरामीटर को हटाने के लिए इससे पहले तो डिफ्रेंशिएट करें। तो जब डिफ्रेंशिएट, चूँकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमें एक बार ही डिफ्रेंशिएशन करने की इजाज़त है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, a इंटू में कांस्टेंट बाहर हो गया, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस का माइनस साइन थीटा होता है तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। अब थीटा को यहाँ से देखिए एलिमिनेट हम नहीं कर पाए, तो जितने भी पीछे इक्वेशन हैं उनका यूज़ करके हम इसे हटा सकते हैं। तो हम अगर इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 1 से, देखेंगे ए से ए कट जाएगा और हमारा जो 4 है तो वो आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड को इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ए से ए कटने के बाद में ये नीचे आ जाएगा, तो इसे 1 का इंटू मान सकते हैं, इसे 1/r इंटू dr ओवर डी थीटा लिखते हैं इज इक्वल टू साइन थीटा और अपान 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें चूँकि हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कर्व 1 का निकालना है, तो सबसे पहले तो इसका हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दिया, ये आ गया। अब इसकी हेल्प से हम इस वाले कर्व यानी इक्वेशन नंबर 1 में जो कर्व हमसे पूछा गया उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम निकाल पाएंगे उस ऑर्थोगोनल यानी इस कर्व के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हम पहले निकाल पाएंगे, और वो भी हम इसकी हेल्प से, जो कि इस वाले कर्व का इक्वेशन नंबर जिसका हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है, इस वाले कर्व का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 के यानी जो हमसे पूछा गया उस कर्व के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। बस हम इस वाले इक्वेशन में हमें dr ओवर डी थीटा की जगह पर पुट करना होगा -r² इंटू डी थीटा ओवर dr। और ये वैल्यू अगर पुट कर देते हैं इस कर्व के इक्वेशन में तो हमें जो कर्व 1 है उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर
ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन लिख सकेंगे। देयरफॉर ऑर्थोगोनल differential equation of orthogonal trajectory of equation 1, जैसे कि हमने बताया कि डी इस इक्वेशन 1 में जो कर्व दे रखा है उसके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डी आर ओवर डी थीटा है इसको रिप्लेस करना पड़ता है माइनस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर से, तो वही हम यहाँ रख देंगे 1/r और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी आर इजिकल टू, बाकी सब कुछ वैसे ही रखना होगा 1 माइनस का कॉस थीटा आ चुका है ये। अब इसे सिंपलीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं, आर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा माइनस आर डी थीटा ओवर डी आर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया और हम लोग यहाँ पर इक्वेशन अगर फाइंड करना चाहते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को सॉल्व हम लोग करने के लिए इसे सिंपलीफाई कर लें तो इसको साइन के अगर हाफ एंगल में पहले तो कॉस के हाफ एंगल में तोड़ देते हैं, इसकी ऐसी वैल्यू रखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर माइनस आर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू साइन थीटा की हाफ एंगल में वैल्यू होती है 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगी, माइनस प्लस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 और साइन की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर बच रहा है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस आर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पर ट्रांसपोज इस तरीके से करें क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिस तरफ थीटा है उस तरफ थीटा वाले टर्म पहुँचाएँगे तो ये वैल्यू हो जाएगी इस यहाँ पर डी आर, इसको उधर ले जाएं तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2 और डी थीटा पहले से मौजूद है, इसको ट्रांसपोज किया माइनस तो छोड़ जाइए और डी आर न्यूमरेटर में रहना चाहिए, डी थीटा न्यूमरेटर में रहना चाहिए, बस ये चीज़ हमें याद रखना है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इससे इंटीग्रेट करने से पहले देखना साइन अपन कॉस ये 10 में बदल जाएगा तो 10 में कन्वर्ट कर देंगे और इसको हम लेफ्ट में लिख देते हैं डी आर ओवर आर और इक्वल टू माइनस साइन अपन कॉस 10 थीटा बाई 2 आ गया डी थीटा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, किसी की रिस्पेक्ट में नहीं करना है क्योंकि रिस्पेक्ट यानी डी आर मौजूद है और माइनस कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और यहाँ पर डी थीटा मौजूद है इसलिए 1/r का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं लॉग आर होता है, यहाँ पर 10 का भी इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं लॉग की फार्म में ही 10 का इंटीग्रेशन होता है, वो यहाँ पर लिख देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक होता है सेक थीटा यानी जो भी है थीटा यहाँ पर एंगल और चूँकि ये थीटा नहीं है थीटा बाई 2 है यानी 1/2 इसका कॉफिट है तो उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा और चूँकि सभी लॉग में आ रहे हैं तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी हम लॉग की फार्म में लॉग सी यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं और इसको ट्रांसपोज कर देंगे लेफ़्ट हैंड साइड में। तो अगले पेज पर हम इसको देख रहे हैं 2 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी है उसको हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। अगले पेज पर देख रहे हैं ये लॉग आर माइनस लॉग सी इज इक्वल टू ये 2 पर पहुँच गया था तो 2 लॉग और माइनस था हमारे पास यहाँ पर लॉग सेक थीटा बाई 2। अब इसे एक ही लॉग में लिखना है तो जो प्लस वाला है तो वो उसे न्यूमरेटर में लिख दें और जो माइनस का उसे डिनोमिनेटर में लिख दें और इस पावर को हम इसमें पहुंचा देंगे और माइनस भी है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस को हम बाद में देख लेते हैं, पहले पावर को बचाते थे लॉग सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे कर लें और फिर इसको हम लोग जानते हैं कि सेक की वैल्यू 1/, में कॉस होती है तो 1/, कॉस का लिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 और इसमें लॉग m/n का फार्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट भी हम लोग जैसे कर सकते थे log 1 माइनस log n यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2
इस तरीके से log 1 की वैल्यू तो मालूम है कि 0 के बराबर होती है, और अगला ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ पर log cos स्क्वायर θ/2 डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है log r/c। अब चाहे तो हम दोनों साइड के जो log हैं एंटी लॉग लेने पर हट जाएंगे, तो r/c = cos स्क्वायर θ/2 हो गया। अब 2c का अंदर जाके राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी c × cos स्क्वायर θ/2। इतना भी छोड़ा जा सकता है, या फिर आप देखिए इसको ऐसी फार्म में बदल दें जो कि पता चले कि एक जो कार्डियाइड था उसका जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा वो भी एक कार्डियाइड ही होता है। तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 cos स्क्वायर θ/2 हो जाए तो c/2 एक कांस्टेंट है ये, और 2 cos θ इसे लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि cos θ कोई अगर हम हाफ एंगल में इसकी वैल्यू को लिखें तो ये वैल्यू आती है 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। इसको ट्रांसपोज करें तो 1 + cos θ 2 cos स्क्वायर θ/2 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर लिख दीजिए 1 + cos θ, और c/2 एक कांस्टेंट है, इसे एक नया कांस्टेंट b कह देंगे। तो ये r = b × 1 + cos θ, जो पहचान गए होंगे कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होता है। ये प्लस है तो वो इस तरफ ऐसा बनता है, माइनस वाला आपको मालूम है कि उस तरफ बनता है। अच्छा, अभी तक जो हम लोग बना रहे आ रहे थे प्लस वाला ही था, सॉरी। तो यहाँ पर जैसे भी हमने एग्ज़ाम्पल लिया था, तो चूँकि माइनस वाला है तो माइनस वाला जो है वो इस तरीके से बनता है, और इस तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हैं एक ही डिफरेंट वैल्यू लेते हुए। ये तो एक एग्ज़ाम्पल है, हमें फिगर नहीं बनाना था। और अगर हम बताना चाहें कि r = a 1 - cos θ की ये जो फैमिली ऑफ कर्व है, तो यहाँ पर आप इस डायरेक्शन में कई बना के देख सकते हैं, आपके दिखाने के लिए, समझने के लिए था ये। और इसकी कोई भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वो होगी जो किसी एक रूल के अकॉर्डिंग होगी, यानी इसको सभी कर्व को एक ही एंगल 90 डिग्री पर कट करेगी, और किसी भी एंगल पर कट करे तो वो सिर्फ ट्रेजेक्टरी कहलाएगी। हम पहले ही बता चुके हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।